फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 के सॉल्व पेपर को देखेंगे। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है सेक्शन वाइज, और इसमें सिर्फ करंट अफेयर ऐड नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज हो जाता है। तो जीएस के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास से स्टार्ट होगा। इतिहास में पहला क्वेश्चन था कि अघन्या किसको कहते हैं। तो वैदिक काल में अघन्या गाय को कहते थे और उसी में नदी तमा सरस्वती नदी को कहते थे। क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं, मैंने एक जगह पे दोनों को लिख दिया, यानी कि अघन्या गाय को कहते थे और नदी तमा माते तमा ये सब सरस्वती नदी को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कन्हेरी की गुफा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें स्टेटमेंट वाइज था। तो ये पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्लू में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार जो है चट्टान काटकर बनाए जाते थे, और पूर्वी दक्कन के जो चैत्यगृह थे और विहार थे इनको साधारण चट्टान से काटकर या तराशकर बनाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट है कि जो पहले वाले हैं उनको चट्टानों से काट कर बनाया जाता है, और जो गृह और विहार है वो साधारण चट्टान को काट के या फिर तराश के बना दिए जाते थे। तीर्थंकरों का क्वेश्चन था कि उनके चिन्ह क्या क्या हैं। तो उनके जो चिन्ह थे, आदिनाथ का वृषभ था, मल्लिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व था। बराकर पहाड़ी का कृष्ण था, इसमें 4 गुफाएं थी और ये आजीविकों को समर्पित थी और अशोक के अभिलेख इस पे उत्कीर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गांधार कला से था। तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में होता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पन्हो ये मिनांडर से संबंधित है, जिसमें संवाद होता है नागसेन और मिनांडर का। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। एक क्वेश्चन था मत्स्य महाजनपद से, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी और ये आधुनिक राजस्थान में है। एक क्वेश्चन था जौनपुर का कि वहाँ का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर साम्राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। और जौनपुर के बारे में जो और भी इसमें फैक्ट्स थे वो मैंने एक जगह पे ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन बार बार आने ही हैं, तो एक जगह पे ऐड करके लिख दिया। जौनपुर को मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, यानी कि इसको किसने बसाया था सबसे पहले, फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पे स्थापना जो हुई थी सरकी वंश की, यानी कि इसकी जो जौनपुर में शर्की वंश को स्थापित किसने किया, तो उसको मलिक सरवर जहाँ ने किया था। और उसके बाद में बहलोल लोदी ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण करके इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये इसका पूरा किस्सा है। और यहाँ पे एक अदीना मस्जिद है, आई थिंक कुछ मस्जिद करके है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, उसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो उसमें भी कोई शाह करके रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन भी अभी आपको इसमें कहीं ना कहीं मिल ज़रूर जाएगा। तो बाकी इतना आप ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ पे अंतिम शासक कौन था, उसको किसने बसाया है, और वहाँ पे शर्की वंश की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था काकतीय शासकों का। तो काकतीय शासक ने वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो दक्कन में भू राजस्व की प्रणाली है उसका प्रचलित आधार क्या था। तो जो दक्कन में था वहाँ पे जो प्रचलित आधार था वो थी हल की संख्या, और ये किस काल में था, अकबर के काल में था। कुछ विदेशियों के क्रम पूछे गए थे कि ये किस मुगल सम्राट के काल में आए थे। तो फ्रांसिस्को पेलसट ये डच देश का था, ये जहांगीर के काल में आया था। और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था, ये शाहजहां के काल में आया था। फिर आंग्ल मराठा कुछ युद्ध पूछे गए थे, और ये पूछा गया था कि उस समय कौन सा वो गवर्नर जनरल था। तो जब चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय वेलेज़ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय हेस्टिंग्स, और बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था। एक
स्टेटमेंट था वेलिंगटन मैकाले का। तो उसने ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी असंगति है और ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये स्टेटमेंट वेलिंगटन मैकाले का था। डच के व्यापारिक अड्डे पूछे गए थे, तो ये कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने इके में लिख दिया। विद्रोह पूछे गए थे, तो पाबना विद्रोह 1873, दक्कन विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1826 के जो ज्यूरी अधिनियम आया था उसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे मैंने 2 फैक्ट और ऐड कर दिए थे कि इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1829 में यही ब्रह्म समाज के नाम से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसी के पैरेलल में कुछ राज्यों में सरकारें बन गई थी, तो इसके बारे में पूछा था। तो मिदनापुर में जाति सरकार बनी थी 1942 में। उत्तर प्रदेश के जो बलिया ज़िला है वहाँ पे चित्तू पांडे ने भी सरकार बनाई थी अगस्त 1942 में। और सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी सरकार बनी थी जो कि सबसे ज़्यादा समय तक चली थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जाति सरकार कहाँ पे चली थी, तो वो सतारा में चली थी 1943 से 45 तक। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो कि 1929 से 33 तक रहता है और इसी के मुकदमे के लिए आइंस्टीन, रूजवेल्ट, वेल्स और लास्की ने सहानुभूति प्रकट की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में आया था और इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। रॉलेट एक्ट 1999, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद भी 1918 में था। सारे क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के हो गए हैं। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी के देखेंगे। तो ज्योग्राफी के दर्रे, सबसे पहले हिमाचल में शिव किला है, अरुणाचल में बॉमडिला, सिक्किम में नाथुला, ज़ेलेपला, लद्दाख में जोजिला। वाटरफॉल पूछे गए थे, दूधसागर वाटरफॉल मांडवी नदी पर, डुडुमा मृच्छकुंड नदी पे, गोकक घाट प्रभा और जोग शरावती नदी पर है। पहाड़ियों का क्रम था जो कि मेघालय में है, तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ये इस तरीके से पहाड़ियों का क्रम है जब आप मैप में देखेंगे। साइलेंट वैली का क्वेश्चन था, तो ये पूर्ण तरीके से उष्णकटिबंधीय वन है और साइलेंट वैली केरला में है। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। और शंकु वृक्ष कहाँ मिलेंगे? तो हिमालय में मिलेंगे क्योंकि ऊंचाई पे रहेंगे। कच्छ की वनस्पति सुंदरवन में रहेगी और पतझड़ वन आपको राजस्थान में मिलेंगे। ये परियोजनाएं थी, तो जो इडुक्की है केरला में, ये सिंचाई परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा भी सिंचाई परियोजना है और रामगंगा नदी पे जो परियोजना है वो बहुउद्देशीय है। 90% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम से मिलता है और यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। इस समय अभी मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रही हूँ बैचलर में, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप वहाँ पे मैंने उसमें नोट डाउन किए हुए हैं। कुछ एल्यूमिनियम कंपनियों के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो जो जो बाल्को कंपनी है वो कोरबा में है, हिंडाल्को रेनीकोट में, नाल्को कोरापुट में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है। और जो देश का सबसे गहरा और प्राकृतिक पत्तन है वो विशाखापट्टनम है। और वहीं पे आर्टिफिशियल पोर्ट पूछेंगे तो चेन्नई है, और चेन्नई पोर्ट ही आर्टिफिशियल होने के साथ साथ ही ये सबसे खुला पोर्ट है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर है और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। सबसे बड़ा पठार कहाँ पे है विश्व में? वो कोलोराडो का है, जो कि यूएसए में है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अभी के दौरान में देख रहे होंगे खूब पानी बरस रहा है अभी तो ये वायुमंडल का, इससे ही कॉन्सेप्ट समझा करिए आप लोग कि बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, मौसम बन रहा है, गर्मी क्यों हो रही है, उमस, आर्द्रता, ये सब जो कॉन्सेप्ट रहते हैं इसको इसी से ऐड करके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन था कि सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है? तो वो सियाचिन है। कनारी, हम्बोल्ट, ओयाशिवो की रेखा जो धारा है वो ठंडी है और अगुल्हास की धारा गर्म है। लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राकृतिक संतुलन है वो 0.03% है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। सेकंड नंबर पे हमारी ऑक्सीजन है, थर्ड आर्गन है, फिर कार्बन आती है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.03%। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहते हैं। ब्राज़ील के कहवा बागान को फजेंडा कहते हैं। इजराइल की सीमा जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से लगती है। आज के टाइम पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल वाला जो आप किस्सा सुन ही रहे हैं कि कितना उसने आतंक मचाया हुआ है सब जगह पे, तो देख लिया उसकी लोकेशन आप लोग कि कहाँ कहाँ पे है। लुडविग्स नहर जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। राजधानियाँ पूछी गई थी, तो जो गिनी बिसाऊ की राजधानी है वो बिसाऊ है। ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की माले। खार्तूम नील नदी पर है। ब्राज़ील विले जायरे नदी पर है। रॉटरडैम राइन नदी पर है। पेरिस सेइन नदी पर है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसस के। तो इसमें जो यूपी में शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, यानी कि 0.06%। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और अगर उत्तर प्रदेश में ही हम एसटी की जनसंख्या देख लें तो कितनी है? 0.6%। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है। और वहीं आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की कमी देखी गई थी। वहाँ पे जनसंख्या कमी ये आप देख सकते हैं -0.03% थी। हमारे यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो राज्यों का संघ वाला कॉन्सेप्ट है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमने कनाडा से लिया है और वहाँ पे ऑप्शन में लिखा था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो ब्रिटिश है ये कनाडा का नाम है इसमें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका खुद का अपना संविधान है। नेक्स्ट था आर्टिकल 21 के बारे में कि उसमें लगा हुआ था कि आर्टिकल 21 में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहली बात कि मृत्युदंड हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में क्या क्या है? चिकित्सीय सहायता, लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ बोलना और पानी की गुणवत्ता। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती है, लेकिन जो जो ऑप्शन में था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इंडिया और यूएसए का जो संविधान है उसमें क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं? तो सबसे पहली बात जो राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, संघीय व्यवस्था, न्याय का पुनर्विलोकन और राष्ट्रीय का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये सब चीज़ें भारत और अमेरिका में कॉमन है। लोकसभा कोरम का क्वेश्चन था, तो जितनी भी सदन की जनसंख्या है उसका जो 1/10 होता है वो कोरम को कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी होता है। और कोरम में कम से कम इसमें 55 सदस्य होने ही चाहिए, क्योंकि अब 543 अभी हैं, उसका आप 10% करेंगे समथिंग 55 ही आएगा। राज्यसभा की सीटें थी पूछी गई थी, तो गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, लोकसभा की 26 है, कर्नाटक में 12 है और लोकसभा की 28 है, केरल में 9 है राज्यसभा की, लोकसभा की 20 है, ओडिशा की राज्यसभा की 10 है और लोकसभा की 21 है। प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन था कि ये इसका क्या काम है? तो जब नवनिर्वाचित लोकसभा के जो गठित होती है तो उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उसका कार्य ये होता है कि जो बाकी के सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलाए और जो नया स्पीकर हमारा बनेगा तो उसको चुनाव कराने में हेल्प करें। अभी जब 18th वाला लोकसभा का चुनाव हुआ था
तो उसमें जो प्रोटेम स्पीकर बनाए थे वो शायद भर्तृहरि मेहताब थे। तो ये लर्न करने वाला फैक्ट है वैसे तो। राज्यसभा का गठन पूछा गया था, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। संसद के सामूहिक विशेषाधिकार पूछे थे सदस्य के, तो ये आर्टिकल 105 में है। इनके जो सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं वो होते हैं चर्चा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आंतरिक विषय का संचालन और अपरिचित को बाहर करना, ये सब उनके सामूहिक विशेषाधिकार है। और साक्षी के रूप में उपस्थित होना ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें कोई समूह पूरा शामिल नहीं होता है कि मान लो जब हाई कोर्ट ने से बोल दिया कि हाँ ये गवाही दीजिए, तो जो साक्षी के रूप में उसका उपस्थित होना है ये उसका फंडामेंटल का पर्सनल राइट है। आर्टिकल 168 इसमें राज्यसभा विधानसभा का हिस्सा होगा और कुछ सदस्य का मनोनयन किया जाएगा विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा, ये चीज़ है। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। आर्टिकल 249 इसमें राज्यसभा के संकल्प के द्वारा राज्य सूची पर विधि निर्माण का अधिकार होता है और राज्यसभा आर्टिकल 249 का यूज़ करके जो भी विधि कानून बनाती है वो कुल केवल 1 साल के लिए प्रबद्ध रहता है। उसमें यही अवधि पूछी गई थी कि अगर राज्यसभा 249 का यूज़ करके बना रही है तो कितने साल तक रहेगा, तो 1 साल के लिए रहता है। आर्टिकल 263 हम देखेंगे, इसमें केंद्र राज्य के समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय के परिषद का गठन की बात की गई है और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसकी सिफारिश किसने की थी, सरकारी आयोग ने की थी और इसका गठन 1983 में हुआ था। इसमें देखेंगे आपने एक पॉइंट को पकड़ के इसमें कम से कम 1 2 3 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि नोट्स को इस तरीके से बनाने का यही फ़ायदा रहता है कि आप बुलेट पॉइंट में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह रख सकें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रिवीजन सबसे मस्ट होता है कि अगर आपका अच्छा रिवीजन नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है, चाहे फिर आपने पहले कितना भी पढ़ रखा हो। तो रिवीजन के लिए नोट्स जो हैंड रिटन आपके खुद के होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षेत्रीय परिषद के बारे में। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई आर्टिकल इसका है नहीं, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और 5 परिषदों का गठन किया गया है और ये किससे हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था कि ये क्यों बनाया गया, तो इसका मेन रीज़न ये था कि जो केंद्र राज्य में और यूटी में जो कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनका सुलझाव किया जाए और उनके बीच में सहभागिता को बढ़ाया जाए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। न्यायिक जो परीक्षण होता है कि हमने कोई जजमेंट दिया उसको दोबारा से रिव्यू करें, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आदर्श आचार संहिता की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। जब आप देखेंगे इलेक्शन होने वाला है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में। लीजिए आपका ये भी रेडी हो गया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछे गए थे, तो 38 अमेंडमेंट में न्यायिक पुनर्विलोक पुनरीक्षण है। 44 में संपत्ति को फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A में फेंक दिया गया था उधर। और जो 61 आया था उसमें ये था कि मताधिकार की जो उम्र है वो 21 से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये 69 वाला इसके सन भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 42th अमेंडमेंट, इसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था। तृतीय अनुसूची पूछा गया था कि इसमें क्या क्या रहता है, तो तृतीय अनुसूची में था कि सदस्यत्व की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। और शपथ कौन कौन लेगा, मंत्री, संसद के सदस्य, हाई कोर्ट के जज। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था और उसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति भी शपथ लेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि तृतीय अनुसूची के तहत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के, क्योंकि पॉलिटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें था लेखानुदान क्या होता है। तो जो लेखानुदान होता है, जब देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार को धन देना हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि पैसे कंप्लीट नहीं पा रहे तो लेखानुदान कराया जाता है, तो ये वही है कि सरकार को चलाने के लिए पैसा है।
सांकेतिक कटौती पूछा गया था। ये क्या होता है कि जब बजट में वो आता है तो कहेंगे सांकेतिक कटौती इसमें करो। तो सांकेतिक कटौती 7 से मतलब समझिए 100, 7 से 100 माने 100 रुपया, 100 रुपया कम कर दो। मितव्ययिता वाला पूछा था, तो ये बजट की जो निर्दिष्ट मांग है उसको घटाना होता है। और नीति अनुमोदन क्या होता है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया करना। कुछ परियोजनाएँ थीं, तो सुकन्या समृद्धि 2015 में, अटल पेंशन 2015 में आती है मई में, मेक इन इंडिया आती है 25 सितंबर 2014 में, और पीएम जनधन अगस्त 2014 में। इसमें आप देखेंगे कि एक ही साल की 2-2 3-3 ऐसे करके पूछ ले रहे हैं, बस खाली मंथ का फ़र्क है। और अभी 2024 में तो उन्होंने मंथ तो छोड़िए, उन्होंने एक ही महीने की 2-3 पैरेलल तारीख की जो चीज़ें थी वो पूछ ली थी। तो इनको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आरओ के पेपर से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी कि आरओ जैसा आएगा। तो बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाएं, आरओ जैसा कुछ भी नहीं आना है। पीसीएस ही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत है, और इसमें श्रमिकों के लिए अंतर्गत उनके लिए जो श्रमिक थे उनको के लिए कार्य आच्छादित करने की बात की गई थी। 11th 5 ईयर प्लान था। इसका उद्देश्य था कि जो शिशु मृत्यु दर है इसको 28 तक लाना है 1000 में से, और प्रजननता की जो दर है इसको 2.1 तक नीचे लाना था। फिर से इसमें योजनाएं थीं, तो जनधन 2014 में, मुद्रा बैंक 2015 में अप्रैल में आई थी ये, और पीएम सुरक्षा बंधना ये बीमा ये भी 2015 में है मई में। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग इन इंडिया ये भी 2015 में है मार्च में। तो आप देखेंगे 2015 की 3 पूछ ली गई हैं, अप्रैल मई जून की। नेक्स्ट था समन्वित बाल विकास योजना का क्वेश्चन। तो ये योजना 1975 में आई थी। इसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं और इनके स्वास्थ्य शैक्षणिक सेवा की तरफ ध्यान देने की बात की गई थी। बुलक कैपिटलिस्ट पूछा गया था। तो ये वे किसान होते हैं जिनके पास साधन तो है पर धनाढ्य नहीं होते हैं वो लोग। 1995 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत कर लिया गया था। और परम गरीबी का मतलब उसमें क्या था कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सूचना, स्वच्छता, शुद्ध जल और भोजन इन सब चीज़ों का अगर अभाव रहता है तो परम गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो घटक होते हैं इसके वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है साइंस के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था डॉपलर इफ़ेक्ट का। तो डॉपलर इफ़ेक्ट के द्वारा ही हम सैटेलाइट्स को ट्रैक करते हैं, और जो डॉपलर कर्व होता है वो समय और आवृत्ति के मध्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी पानी में घोलने पर आयतन नहीं बदलता है। कि अगर हमने चीनी ली, पानी में 1 गिलास पानी में हमने घोल दिया, तो जो उसका वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर हम 1 गिलास भर के पानी ले रहे हैं, उसमें चीनी को घोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2 गिलास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और ये आयतन क्या हो जाए, ये उसके घेरने की माप है कि उसने कितने स्पेस को घेर रखा है। मोबाइल चार्जर पूछा था। तो वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। बरसात में सिग्नल नहीं आते हैं, होता है ना, छोटे में हम लोग तो बारिश हुई कि फिर एंटीना इधर घुमाओ उधर घुमाओ, तो होता है ना कि जब बारिश होती है टीवी में सिग्नल नहीं आता है। तो उसका कारण क्या होता है, तो एंटीना छोटे होते हैं, और जो बूंदें जो होती हैं वो रेडियो तरंग को अवशोषित कर लेती हैं और उनको विचलित कर देती हैं, इसलिए सिग्नल नहीं मिलता है। हीरे का चमकना किस वजह से होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भोपाल गैस दुर्घटना, तो उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और ये घटना 1984 में हुई थी। LPG गैस का पूछा गया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो LPG गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, और जो LPG जो ब्यूटेन प्रोपेन बनती है उसमें गंध नहीं होती है। तो उसमें गंध उसका फील कराने के लिए कि हाँ इसमें गैस है, तो उसमें मेथाइल मरकप्टैन को ऐड करते हैं। यूरिया जो होता है वो NH2 का होल स्क्वायर CONH2 इसका फार्मूला होता है, और ये यूरिया जो होता है वो
नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंगूर, इमली और केला में कौन सा एसिड है, तो उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है तो उसका कारण क्या है, तो उसमें जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है और उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अफ़ीम, ये सब चीज़ें प्राप्त कहाँ से होती हैं, तो अफ़ीम जो है वो एक फल से प्राप्त होता है, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से फ्रूट्स होते हैं ग्रीन कलर के। और हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होती है, रबर को तने से प्राप्त करते हैं और कुनैन को छाल से प्राप्त करते हैं। कुछ बीमारियां थी तो पारा से मिनामाता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है। ये फ्लोरोसिस वाला क्वेश्चन शायद अभी आरओ के पेपर में आया है। सेलुलोज का क्वेश्चन था, तो सेलुलोज जो है एक पादप हार्मोन है और मानव इसको पचा नहीं पाता है, इसलिए गाय भैंस वक्त जो चारा खाते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चारा खाएंगे तो हमसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला। और शरीर में स्टार्च, एंजाइम, डायस्टेज विद्यमान होते हैं। सुई चुभाने पर मस्तिष्क में दर्द नहीं होता है। अगर आपको सुई चुभा दी जाए तो आपको तो जब चुभेगी तो आपको फील होगा, लेकिन आपके माइंड को कोई भी पेन फील नहीं होता है। जो गीदड़ होता है उसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। इंसुलिन का क्वेश्चन था, तो ये जो ब्लड ग्लूकोज रहता है उसको कंट्रोल में करता है और इंसुलिन पैनक्रियास की जो ब्यूटा जो सेल्स होती हैं वहाँ से सेक्रेट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन, हमको जो नींद आती है तो ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होती है। ऑक्सीटोसिन, ये दुग्ध स्रावित करने की ग्रंथियाँ होती हैं, ये उसका हार्मोन है। गैस्ट्रिन, पेट में जो भोजन पहुंचने पर जो प्रारंभ होता है वो वाला हार्मोन है। अब पथरी बन जाती है कि पथरी बन गई है कैसे, तो जो पथरी बनने का कारण ये होता है कि उससे जो वसा का जो पाचन होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए जब कभी भी पथरी का किसी का ऑपरेशन होता है तो तला भुना ये सब बिल्कुल मना हो जाता है कि आप ये सब नहीं खाते हैं। वसा का जो इमल्सीकरण होता है वो पित्त द्वारा होता है और इसमें लाइपेज एंजाइम सक्रिय होता है। आनुवांशिक रोग पूछे गए थे। जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर से बड़ा होता है। विटामिन का था, विटामिन के की कमी से प्रतिरक्तस्रावी कारक, और जैसे होता है ना प्रतिरक्तस्रावी लिखा है ना कि जब खून का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की वजह से रहता है ये। सी प्रतिस्कर्वी, B12 प्रति अरक्तता जैसे एनीमिया वाला। हवा में जो तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं वो 5 माइक्रोन से कम होते हैं। न्यू, इसमें है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एजोला, ये जो होते हैं ये धान के खेत में पाए जाते हैं। एजेटोबैक्टर गेहूं के खेत में रहता है और राइजोबियम लेग्यूमिनेसरस ये मटर का साइंटिफिक नेम है। स्थानांतरित कृषि थी तो पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि होती है, राजस्थान में वाल्टेरो, नॉर्थ ईस्ट में झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया। अब नेक्स्ट है हमारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। कुछ डेज थे, तो एनवायरनमेंट डे 5 जून को, अर्थ डे 22 मई, तंबाकू 31 मई एंड ओजोन डे 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि उष्णकटिबंधीय वनसावन कहाँ रहते हैं, तो अब जो 0 डिग्री है उसके ऊपर 10 डिग्री और 10 डिग्री नीचे इतने दूरी तक हमको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। जैव विविधता का था, तो जैव विविधता को सबसे ज़्यादा संकट किससे है, प्राकृतिक वास के विनाश से। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया है, तो ये शब्द रॉसन ने दिया था। जलवायु परिवर्तन के कारक वनोन्मूलन, स्वचालित संचालकों की जो संख्या होती है बढ़ोतरी, और जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा जलाना, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारक होते हैं। और जलवायु परिवर्तन में सौर धधक को शामिल नहीं किया जाता है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में है, 1996 में बना था। और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन के द्वारा होता है। इसलिए अब देखेंगे कि हाइड्रोजन चालित
सोलर प्लांट, ये सब प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, या हाइड्रोजन बस चल रही है, हाइड्रोजन बाइक आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है, और ये उत्तराखंड में है। एक क्रोनोलॉजी था कि इसको जैविक संगठन का क्रम लगाना था इसमें, तो इसका क्रम क्या होता है, सबसे पहले आएगी जनसंख्या, जनसंख्या से मिलकर समुदाय बनेगा, समुदाय से तंत्र का निर्माण होगा, और सबसे लास्ट में आता है भूदृश्य। ये जैविक संगठन का क्रम होता है। ऑटोमोबाइल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड होता है, ईंट भट्टे में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और जलमग्न धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यहाँ पे हमारे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे कि कुछ जो ज़िले हैं वहाँ पे क्या फेमस है, तो खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है, दिया सलाई के लिए बरेली, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर। वो ये भी पूछा गया था कि ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, तो चारागाह वाला झांसी में है, वन अनुसंधान देहरादून में है, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान न्यू दिल्ली में है। ये हमारा 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट कल हम 2016 का देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।